वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द कट ऑफ शो। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जोग्राफ़ी पार्ट 1, जिसके की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। जोग्राफ़ी फुल लेक्चर प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं, जिसको कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और हिस्ट्री का लेक्चर ऑलरेडी मैंने कंप्लीट किया है, अगर जो किसी ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और क्विज चल रहे हैं टेलीग्राम चैनल, माई टेलीग्राम चैनल द कट ऑफ शो पर, उसका भी लिंक मैं भेज दूंगा। ये एक अवार्डेड क्विज है, सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। ठीक है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आगे चलता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जोग्राफ़ी पार्ट 2 में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। हम ऑलरेडी पहुँच चुके थे कहाँ पर, तो हम लोग पहुँच चुके थे थर्मोस्फेयर पर, इफ़ आई एम राइट। ठीक है, तो थर्मोस्फेयर का हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। थर्मोस्फेयर में क्या होता है, हाइट कितना रहता है, 80 से 640 किलोमीटर तक। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है राइज इतना हो जाता है 1480 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। एक्सरे और यूवी रेज जो है सन को ऑब्जर्व करता है। यहाँ पर आइनोस्फेयर रहता है, जो कि गैस को जो है पॉजिटिव और निगेटिव आयन में ब्रेक कर देता है। यहाँ पर वैसे स्फीयर को क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर दोस्तों। ठीक है, ये जो है मेटियोर से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। मेटियोर्स क्या होता है, मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में बताया है। सो अगर जो आप लोग नहीं देखे हैं तो जोग्राफ़ी पार्ट 1 ज़रूर से ज़रूर देखें। मेटियोर्स वो होता है जो कि दो एस्टेरॉइड जब टूटते हैं, ठीक है, तो मेटियोर्स का फॉर्मेशन होता है। और मेटियोर्स स्मॉलर इन शेप होता है, जो कि अर्थ पे आने से पहले बर्न आउट हो चुका होता है, मतलब जल जाता है। और वही जब बर्न आउट नहीं होता है और अर्थ सरफेस पर जो पार्ट आता है उसको मेटियोराइट्स बोलते हैं। मेटियोराइट्स का शेप क्या होता है, लार्ज होता है। चलिए, आप पिछले लेक्चर में भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग का कौन सा स्पेयर यूज होता है, एटमॉस्फेयर, थर्मोस्फेयर। चलिए, अब एक्सोस्फेयर जो है लास्ट एटमॉस्फेयर का पार्ट है, जो कि 640 से 960 किलोमीटर तक फैला हुआ है ऊपर में। ठीक है, इसमें टेम्परेचर जो है 300 से 1650 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग सन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो है रेशियो कितना रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा 3:1 रेशियो होता है। चलिए आगे देखते हैं इंसोलेशन क्या होता है। तो जो भी रेडिएशन जो आता है ना अर्थ सरफेस पर सन से, ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर सन है, ठीक है, तो इससे जो जो रेडिएशन आएगा ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसोलेशन। ठीक है, तो देखिए इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है एनर्जी के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो वो जो एनर्जी कहलाएगा ना, वो क्या कहलाएगा, इंसोलेशन कहलाएगा। और ये शॉर्ट वेव के फॉर्म में आता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, सन्स एनर्जी ऑब्जर्व बाय अर्थ सरफेस व्हेन रेडिएटेड आउट इन स्पेस। स्पेस अर्थ के स्पेस में जो रेडिएशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है। ठीक है, तो इंसोलेशन आपका बहुत ज़रूरी है। मतलब इंसोलेशन किसको बोलते हैं, कभी कभी डेफिनेशन एग्जाम में आ जाते हैं। वेदर और क्लाइमेट के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो वेदर और क्लाइमेट दो चीज़ है, देखने में एक लग रहा है लेकिन दोनों दो चीज़ है। जब एक पार्टिकुलर टाइम पर हम किसी जगह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन जब देखते हैं ना, जैसे एक रीजन हो गया मान लीजिए मुंबई। ठीक है, मुंबई का मैं बोल रहा हूँ कि आज का मतलब टुडे का कैसा कंडीशन रहेगा, तो बोल देगा कोई कि कोल्ड रहेगा भाई। क्यों, क्योंकि बारिश वगैरह हुई है तो मान लीजिए कोल्ड रहेगा। तो वो क्या हो गया, वेदर हो गया। ठीक है, एट ए पार्टिकुलर टाइम फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आज के लिए ही मुझे जानना है बस। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेदर बोलेंगे। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, 35 ईयर्स ऑफ टाइम में जो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हाँ भाई उस जगह का वेदर कैसा रहेगा। जैसे मुंबई के में बोला गया कि मुंबई का वेदर कैसा है, तो मुंबई का वेदर ह्यूमिड है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 35 ईयर का स्टडी किया, रिसर्च किया इस पर, और हम लोग को मिला है कि हाँ भाई मुंबई का टेम्परेचर कितना है। जनरली 35 ईयर्स ऑफ टाइम को हम लोग लेते हैं, इसमें कंक्लूड करते हैं। तो ये जो है लार्ज टाइम को जो है रिसर्च किया जाता है कि किसी भी प्लेस का कंडीशन कैसा है, तो उससे हम लोग बताते हैं कि जो वेदर बताते हैं कि हाँ भाई, तो उस मतलब तरह के क्लाइमेट कंडीशन को जो हम लोग बताते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्लाइमेट है। मिलीबार 1 मिलीबार इज इक्वल टू 1 हेक्टोपास्कल होता है। ठीक है, बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिक्स में भी पूछता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने वाले डिवाइस का क्या नाम है, आप लोग क्या बोलेगा, बैरोमीटर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विंड के बारे में। ठीक है, तो विंड के बारे में देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि
विंड को कौन तय करता है, तो ठीक है, विंड को हम लोग कैसे जानते हैं, तो विंड को हम लोग देखते तो नहीं है, तो इसको क्या डायरेक्शन वाइज हम लोग पहचानते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसे है, ईस्ट से फ्लो कर रहा है, वेस्ट से फ्लो कर रहा है, या फिर इसका स्पीड कैसा है, ज़्यादा स्पीड है या मीडियम स्पीड है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं विंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड बाई अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ बाय द सन, ठीक है। अनइवन हीटिंग होता है, मतलब हम लोग देखते हैं कि ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, सन यहाँ पर है अभी, तो ये हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा हीटेड एरिया हो जाएगा, हीट जो है यहाँ पर ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ जो है सन से कुछ थोड़ा दूरी पर पड़ रहा है, मान लीजिए ये ऐसा एक सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हीट जो है कम होगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ हीट ज़्यादा है, यहाँ हीट कम है, मतलब यहाँ टेम्परेचर जो ज़्यादा है और यहाँ टेम्परेचर कम है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरह जो एयर बहता है ना, उसी के कारण क्या होता है, विंड का फॉर्मेशन होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ विंड क्या होता है। तो एक ट्रेड विंड रहता है। ट्रेड विंड क्या होगा, फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोग को, देखिए ट्रेड विंड, वेस्ट्रेलियर विंड, पोलर विंड, ठीक है, तीनों विंड को एक फिगर में भी बताया जा सकता है। जैसे देखिए ये वाला है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ 0 डिग्री साउथ है, साउथ पोल है, यहाँ इक्वेटोरियल है, इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री पे है। यहाँ मान लीजिए एक 30 डिग्री नॉर्थ का मैं लाइन बनाता हूँ, यहाँ एक 60 डिग्री नॉर्थ का लाइन बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो प्रेशर रहता है 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ पे, ठीक है, और यहाँ 60 डिग्री साउथ पे, यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, यहाँ पर भी लो प्रेशर रहता है, इक्वेटोरियल पे भी लो प्रेशर रहता है, और यहाँ भी लो प्रेशर रहता है। चलिए तो ठीक है, देखते हैं हम लोग। हाई प्रेशर रीजन 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर, ठीक है, इक्वाटोरियल लो प्रेशर रीजन पर जो विंड का फॉर्मेशन होता है ना, इधर से इधर जो विंड जाएगा, या फिर 30 डिग्री साउथ से 0 डिग्री पर जो विंड जाएगा, इन सब विंड को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड विंड्स। वेस्टेलियर विंड्स किसको बोलते हैं, ठीक है, तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ तक जो जाएगा विंड, ठीक है, या 30 डिग्री साउथ से लेकर 60 डिग्री साउथ तक जो विंड जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला विंड या फिर ये वाला विंड, इसको क्या बोलेंगे, वेस्टेलियर विंड, ठीक है। और ये 0 डिग्री नॉर्थ पोल पर हाई प्रेशर रहता है, ठीक है, और यहाँ भी हाई प्रेशर रहता है। तो यहाँ 0 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ पे जो जाएगा, ठीक है, या 0 डिग्री, सॉरी ये 90 डिग्री रहता है, 90 डिग्री नॉर्थ से, और ये 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ पे जो जाएगा, और 90 डिग्री साउथ से जो 60 डिग्री साउथ पे जो विंड जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो है पोलार विंड्स है, ठीक है। पोलार विंड्स मतलब पोल पे जो विंड होगा उसको पोलार विंड्स बोलेंगे, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसमें आएगा, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिगर वाइज आप समझ चुके हैं, ठीक है। और देखते हैं वेस्टेलियर विंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इनको हम लोग रोरिंग 40s बोलते हैं, या ब्रेव वेस्ट विंड बोलते हैं, या फ्यूरियस 50s बोलते हैं, ठीक है। ये 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में रहता है, ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। पोलार विंड्स क्या होगा, पोल्स पे जो हाई प्रेशर रहता है, और एक चीज़ याद रखिएगा, विंड्स जो है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ फॉर्म होता है, ठीक है। तो पोल पे जो है हाई प्रेशर रहता है, वहाँ से जो है 60 डिग्री नॉर्थ पे जो है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सब पोलर रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। 60 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, सब पोलर रीजन, याद रखिएगा, ठीक है। और 30 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन। एक तो ट्रॉपिकल रीजन हो गया जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ पे आता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल रीजन क्या हो गया, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ को बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। पोलार विंड आप लोग समझ गए, 90 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ तक जो विंड जाएगा, और 90 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ पर जो विंड जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे पोलार विंड्स, ठीक है। ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू फॉर्म पोलराइज स्टर्लियर, अगर जो ईस्ट से फॉर्म हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलर स्टर्लियर्स, याद रखिएगा। एक्सट्रीमली कोल्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है और ड्राई भी रहता है, सूखा रहता है। अब एक आता है मॉनसून विंड्स, जो कि क्लाइमेटिक विंड्स और पीरियोडिक विंड्स का एक टाइप है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपना डायरेक्शन जो है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, टाइम जैसे जैसे चेंज होगा, जैसे गर्मी आ रहा है, फिर से ये गर्मी का टाइम आ रहा है, या फिर मान लीजिए अभी जो है 1 साल बाद 2 साल बाद जो टाइम चेंज हो रहा है, उसमें मतलब पीरियोडिक एक टाइम होगा कि 2 साल बाद हमेशा जो है
मेरा जो है विंड का डायरेक्शन जो है एक अलग चेंज ला रहा है, तो वैसे अलग चेंज लाने वाले विंड को क्या बोलते हैं? मानसून। मानसून विंड्स बोलते हैं। ठीक है, मानसून विंड्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो मानसून विंड्स का कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, मानसून विंड्स कैसे फ्लो करता है? तो ये सी से लैंड की तरफ फ्लो करता है समर वाले रीजन में। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, विंड जो है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ फॉलो करता है, वो फ्लो करता है। तो सी में जो है समर वाले रीजन में सी में जो है हाई टेम्परेचर रहता है, लैंड में जो है लो टेम्परेचर रहता है। तो सी से लैंड की तरफ ये ट्रैवल करता है। लैंड टू सी इन विंटर, विंटर में जो है ठीक उल्टा, लैंड में जो है हाई टेम्परेचर रहता है, हाई प्रेशर, और सी में जो है लो टेम्परेचर रहता है, तो हाई से लो टेम्परेचर की तरफ फॉलो करेगा। तो मानसून विंड आप लोग समझ गए, इसी को सीजनल विंड्स भी बोलते हैं। हर एक मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा वैसे वैसे विंड का डायरेक्शन और स्पीड जो है चेंज करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मानसून विंड। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, आउटर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रस्ट, और क्रस्ट के नीचे क्या रहता है? मेंटल, और उसके भी नीचे कोर रहता है। ये देखिए क्रस्ट है, ठीक है, ये ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, मान लीजिए अर्थ का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये वाला जो अपर वाला जो सरफेस है, ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस जो कि 30 किलोमीटर थिकनेस का है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, और जो कि 2900 किलोमीटर थिकनेस का है वो मेंटल हो गया, और जो कि 6371 किलोमीटर थिकनेस का है उसको कोर बोलते हैं। ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, और ये कोर हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आउटर मोस्ट सॉलिड कवर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसका थिकनेस कितना है? 30 किलोमीटर। थिकनेस कंटिनेंट पे जो है थिकनेस ज़्यादा है, और ओशियन में जो है, महासागर में जो है थिकनेस इसका कम है। इसका जो है दो पार्ट रहता है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। क्रस्ट का जो है अपर पार्ट उसको हम लोग बोलते हैं सियाल, ठीक है, लोअर पार्ट इसको बोलते हैं सीमा। सियाल का मतलब क्या हो गया? ये सिलिका, और एस आई फॉर सिलिका और एल फॉर एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनता रहता है। और सीमा का क्या पार्ट हो गया? सिलिका और मैग्नीशियम से बनकर मिलकर बना रहता है, जो कि लोअर पार्ट ऑफ क्रस्ट में है। ठीक है, इसका डेंसिटी 2.7 से 3 ग्राम पर सीसी पर लाई करता है। और ये वहीं पर मेंटल जो है क्रस्ट के नीचे आएगा, इसका थिकनेस क्या होगा? 2900 किलोमीटर। इसका डेंसिटी 3 से 4.7 ग्राम पर सीसी होगा। कोर, कोर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये बिलो कोर नहीं होगा, बिलो ये मेंटल होगा। ठीक है, बिलो मेंटल, मेंटल के नीचे थिकनेस इसका 3471 किलोमीटर, सॉरी उस समय मैंने 6371 शायद लिख दिया था, 3471 किलोमीटर होगा। इसी तरह से रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाता है? 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसका थिकनेस प्लस इसका थिकनेस प्लस इसका थिकनेस, तीनों को जोड़ देंगे, तो जो आएगा थिकनेस उसको रेडियस ऑफ अर्थ हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जनरली 6400 किलोमीटर लेते हैं अगर जो न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स में बनाना है तो, लेकिन एक्यूरेट में 6371 किलोमीटर है। आप लोग एक बात जान लीजिएगा कि सेंट्रल टेम्परेचर जो है ना अर्थ का, जैसे ये कोर है, ठीक है, ये कोर है, कोर का एक आउटर और इनर कोर होता है। आउटर कोर में क्या रहता है? लिक्विड मोल्टेन मेटल रहता है, ठीक है, जिसको लावा भी हम लोग बोलते हैं। और इनर कोर में क्या है? सॉलिड मेटल रहता है। ठीक है, और इनर कोर का जो सेंट्रल टेम्परेचर मतलब सेंटर ऑफ जो अर्थ है वो टेम्परेचर कितना रहता है? 5000 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो है आयरन, निकेल और सल्फर पाए जाते हैं। ठीक है, डेंसिटी इसका 13 ग्राम पर सीसी से ज़्यादा रहता है। देखिए मैंने बता चुका है सेंट्रल टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस। इसको आउटर कोर इनर कोर में डिवाइड किया गया है। आउटर कोर में क्या रहेगा? लिक्विड हॉट मेटल, ठीक है, ये मान लीजिए कोर है, तो यहाँ पर लिक्विड हॉट मेटल जो है आउटर कोर रहेगा, और इनर कोर में सॉलिड मेटल रहेगा, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा। सेंटर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रॉक्स क्या होता है? सॉलिड पार्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट मेड बाय 2 और मोर मिनरल्स। जैसे आयरन और मैग्नीज मिल गया, ये दोनों मिलके एक मिनरल बना दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? आयरन और मैग्नीज मिलकर जो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रॉक्स बोलेंगे। ठीक है, जो भी अर्थ के क्रस्ट पर जो सॉलिड पार्टिकल रहते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉक्स हैं। ठीक है, रॉक्स, पत्थर। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। ये क्या होते हैं? इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स ऐसा होता है जैसे कहीं पर भी वोल्केनिक इरप्शन होता है। वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है? अर्थ के सरफेस में हम लोग जानते हैं कि कोर में क्या लिक्विड मोल्टेन मेटल है, जिसको कि हम लोग लावा बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये लावा वाला मटेरियल है जो कि अर्थ से बाहर आ जाता है। मान लीजिए अर्थ में कहीं क्रैक आया,
मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ लिक्विड मेटल है और यहाँ से यहाँ क्रैक आया, तो ये लावा क्या है, पोर आउट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन हो गया। ठीक है, तो वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो लावा फॉर्म होता है, ठीक है, तो वैसे जो मोल्टेन मेटल मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा। ठीक है, तो ये जो लावा फॉर्म होता है, वो जो लावा है वो सॉलिड फॉर्म में, अब लावा है, जब लावा बाहर आया तो विंड वगैरह है या फिर उसको वैसा कंडीशन तो मिलेगा नहीं कि वो लिक्विड ही रहेगा, तो वो क्या है, समय के साथ साथ वो जो है सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो वैसे समय के साथ साथ जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो वैसे सॉलिड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। तो देखिए मोल्टेन मटेरियल को हम लोग मैग्मा बोलते हैं, ये जो है हार्ड रहेगा, ऑब्वियस सा बात है, मोल्टेन मटेरियल है और उसको जब सॉलिड फॉर्म में करेंगे तो हार्ड तो होगा ही, और ग्रैनुलर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसमें ग्रेन्स होंगे, इसमें कोई लेयर्स नहीं रहता है। फॉसिल्स नॉट फाउंड, फॉसिल की मात्रा इसमें नहीं मिलती है। इसका दो पार्ट होता है, एक इंट्रूजिव और एक एक्सट्रूजिव। इंट्रूजिव एक्सट्रूजिव क्या होता है, तो इग्नियस रॉक का इंट्रूजिव वो होगा जब मैग्मा जो निकलता है अगर जो अर्थ सरफेस के अंदर ही वो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, मोल्टेन मटेरियल बीनीथ अर्थ सरफेस कूल अगर जो हो जाता है, जैसे मैग्मा जो निकला मतलब लिक्विड मेटल जो मिला वो कूल होके क्या हो जाए, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जो अर्थ सरफेस के अंदर ही सॉलिड में चेंज हो जा रहा है तो उसको बोलेंगे इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। और अर्थ सरफेस के बाहर वाले सरफेस पे अगर जो चेंज होगा सॉलिड में तो उसको बोलेंगे एक्सक्लूजिव, क्या बोलेंगे, एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। तो इंट्रूजिव का एग्जांपल होगा गैब्रो, ग्रेनाइट। गैब्रो देखिएगा दोनों का एग्जांपल है, एक्सट्रूजिव भी और इंट्रूजिव भी, क्योंकि अर्थ सरफेस के अंदर भी ये सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट होता है और बाहर भी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है कूलिंग होने पर। और क्रिस्टलाइन जो है इंट्रूजिव का एग्जांपल है, वहीं एक्सट्रूजिव का गैब्रो, बसाल्ट और ऑप्सीडियन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इग्नियस रॉक का गैब्रो, बसाल्ट हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा, पीमिक स्टोन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक होते हैं जैसे क्या हुआ कि कोई एनिमल्स मर गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन में दफन कर देते हैं, या ह्यूमन बींग्स ही मर गया ज़मीन में दफन कर देते हैं। तो जैसे जैसे पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जाता है, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गया या फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हो गया या फिर डेड प्लांट्स हो गए, वो सब जो ज़मीन में गड़ जाते हैं नीचे। ठीक है, तो उन सब से जो डिपोजिशन, उन सब के डिपोजिशन के कारण जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आप लोग को याद रहेगा, बाय डिपोजिशन सेडिमेंट्स एंड लेथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये जो है किससे फॉर्म होता है, रिमेन्स ऑफ प्लानट्स, डेड एनिमल से फॉर्म होते हैं। तो आप लोग को याद रहेगा, प्लांट्स नहीं। ठीक है, तो पेड़ पौधा या फिर डेड एनिमल्स हो गए, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अर्थ के अंदर रहेंगे और जब हम खुदाई करेंगे तो वैसा जो रॉक्स मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका एग्जांपल क्या है, लाइम स्टोन है। ठीक है, लाइम स्टोन दो होते हैं, एक वाइट कलर में होता है, ब्लैक कलर, दोनों जो है इसमें एग्जाम्पल में आ जाएंगे। सैंड स्टोन आएंगे, इसमें डल वाइट, ब्राइट रेड और ब्लैक कलर आएंगे। सेल आएगा, क्ले आएगा, कोल आएगा, ये सब इसी के एग्जांपल आएंगे। अब हम लोग देखते हैं एक मेटामॉर्फिक रॉक आता है। ये क्या है, मॉडर्न ज़माना का, मतलब बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म टाइप ऑफ रॉक है। ठीक है, ये जो है ये दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, मतलब ये दोनों को जो है हम लोग हाई हीट दे रहे हैं। ठीक है, हीट को डेल्टा से जनरली रिप्रेजेंट करें और हाई प्रेशर भी दे रहे हैं। ठीक है, इसको भी हाई हीट जब देते हैं और हाई प्रेशर देते हैं तब जो रॉक फॉर्म होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, मार्बर हो जाएगा, क्वार्टाइज हो जाएगा, स्लेट हो जाएगा, फिलाइट हो जाएगा, स्कीड हो जाएगा, डायमंड भी इसी का एग्जांपल है। ठीक है, गीस हो जाएगा, फिर से होम ब्लेंड फ्रॉम बसाल्ट भी इसका एग्जांपल है। तो एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा, मार्बल और क्वार्टाइज जो है और डायमंड जो है इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें कोल जो है, कोल किस टाइप का रॉक है, सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, लाइम स्टोन और सैंड स्टोन भी। चलिए अब दोस्तों हम लोग आते हैं नए टॉपिक पर, जो कि अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज हैं। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थ का जो क्रस्ट है, जो कि ऊपरी पार्ट ऑफ अर्थ को क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसका शेकिंग करना, मतलब हिलता डुलता है, उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे।
सिस्मोलॉजी जो है अर्थक्वेक के स्टडी को हम लोग बोलते हैं, अर्थक्वेक का जहाँ पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। ठीक है, एक होता है रिचर स्केल, एक होता है मरकरी स्केल। कहीं पर भी जो अर्थक्वेक आता है तो आप लोग न्यूज़ में सुने होंगे कि रिचर स्केल पर इसका इतना मैग्नीट्यूड आया अर्थक्वेक का। तो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड को हम लोग नापते हैं वो किस स्केल पर, रिचर स्केल पर। और कितना इंटेंसिटी आया, हेवी था नहीं लो इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था, तो वो के कौन सा स्केल बताता है, मरकैली स्केल बताता है। तो हमेशा याद रखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिचर स्केल एंड मरकैली स्केल जो है इंटेंसिटी को बताता है अर्थक्वेक का। सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक जो फॉर्म होता है वो सिस्मिक वेव्स के कारण ही फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अर्थ सरफेस के अंदर जो है, ठीक है, सिस्मिक वेव्स का ओरिजिनेशन होता है और वहीं पर जो है एक टर्म आता है, ठीक है, फोकस ऑफ अर्थक्वेक क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मोल्टेन मेटल जो है बहुत सारे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, अर्थ के कोर में, ठीक है, तो उनके कारण जो है सिस्मिक वेव्स का जनरेशन होता है। ठीक है, तो जो सिस्मिक वेव्स के कारण, ठीक है, मान लीजिए यहाँ एक पार्ट है अर्थ पर जहाँ पर कि अर्थक्वेक आया, ठीक है, ये वाले पार्ट पे अर्थक्वेक आया। ठीक है, तो अर्थ सरफेस के अंदर जो पॉइंट होगा जहाँ से कि सिस्मिक वेव्स जनरेट होता है, ये ऐसे ऐसे सिस्मिक वेव्स जनरेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है, और एक होता है ईपी सेंटर। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पर जो पॉइंट होता है जहाँ से कि सिस्मिक वेव्स जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हो गया ईपी सेंटर अपना। तो आप लोग देखे भी होंगे कि अर्थक्वेक कहीं पर आया, मान लीजिए जापान में आया तो उसका ईपी सेंटर जो है यहाँ पर है। तो हमेशा देखिएगा ईपी सेंटर पर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ जो है ज़्यादा रहेगा। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए ये अगर जो ईपी सेंटर है, ठीक है, तो यहाँ से जो निकलता है वेव, सिस्मिक वेव ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है, ये एक रेडियस पकड़ लीजिए, मान लीजिए आर रेडियस है, जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे, आर रेडियस दूर जाएंगे, वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, और वैसे वैसे मैग्नीट्यूड भी जो है अर्थक्वेक का कम होते जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ वेव का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, फिर कम हुआ कम हुआ कम हुआ और यहाँ तो ख़त्म ही हो गया। इसी तरह से यहाँ ज़्यादा है, कम हुआ कम हुआ कम हुआ, यहाँ तो ख़त्म ही हो गया। ठीक है, जैसे जैसे रेडियली आउटवर्ड जाएंगे वैसे वैसे मैग्नीट्यूड कम जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ईपी सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑन ग्राउंड सरफेस क्लोजेस्ट टू द फोकस, फोकस के नज़दीक में जो है, मतलब ग्राउंड के सरफेस पर जहाँ पर कि अर्थक्वेक पैदा लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर। ठीक है, सिस्मिक वेव्स को नापता कौन है भाई, तो सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ से जो है हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि सिस्मिक वेव्स कितना है। सिस्मिक वेव प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस और लॉन्ग वेव्स के इसके टाइप हैं सिस्मिक वेव्स के। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अर्थक्वेक जोन कौन कौन सा है इंडिया में। तो हिमालयन रीजन जो है इंडिया का, वो जो है अर्थक्वेक का जोन माना जाता है। ठीक है, इंडियन प्लेट इज़ मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है इंडिया का प्लेट जो है किस डायरेक्शन में मूव करता है, तो साउथ से नॉर्थ में। और हिमालयन रीजन जो है अर्थक्वेक का मेन जोन है इंडिया में। अब वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वोल्केनिक एरप्शन क्या होता है। तो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ क्या होगा, ग्राउंड सरफेस के अंदर कोर में हम लोग का मोल्टेन मेटल है, ठीक है, कभी कभी ये पोर आउट हो जाता है, ठीक है, मतलब बाहर निकल जाता है ग्राउंड सरफेस से, ग्राउंड में क्रैक आ गया या फिर हाई प्रेशर हो गया, अगर जो अंदर में बाहर में लो प्रेशर है तो ग्राउंड को फाड़ के बाहर निकल जाएगा मोल्टेन मेटल, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रहा है। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ का टाइप्स है एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनोज और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, याद रखिएगा। और वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जो मैग्मा, मोल्टेन मेटल जिसको कि लावा भी बोलते हैं, अगर जो अर्थ सरफेस से बाहर निकल जाता है, ठीक है, जो कि आउटर कोर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, आउटर कोर में हमारा मोल्टेन मेटल प्रेजेंट रहता है, अर्थ सरफेस से बाहर निकल जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्केनिक इरप्शन हो गया वहीं पर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो पाइप के थ्रू, मतलब और अर्थ सरफेस जो बाहर निकला, तो यहाँ क्या है, पाइप की तरह ये जो है, अब मोल्टेन मेटल निकल रहा है तो वह ऐसे तो निकलेगा नहीं। मान लीजिए ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना दिया जिसके थ्रू जो है मोल्टेन मेटल बाहर निकल गया अर्थ सरफेस से। ठीक है, तो ये जो पाइप के थ्रू निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट। वेंट का मतलब भी होता है ओपनिंग। ठीक है, तो ओपनिंग, और ये वेंट जो है क्रेटर का फॉर्मेशन करता है। क्रेटर के दो टाइप होते हैं, एक सेंट्रल क्रेटर और एक फिशर,
वोल्केनिक इरप्शन के 2 टाइप होते हैं, एक सेंट्रल इरप्शन और एक फिशर इरप्शन। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल इरप्शन। नाम में ही बता रहा है सेंट्रल है, तो सेंटर है भैया, तो इंटेंसिटी क्या होगा इसका, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, कोनिकल और डोम शेप्ड इसका रहेगा। कोन का क्या शेप रहता है, ऐसा रहता है, तो कोनिकल और डोम शेप रहेगा। माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, वो भी जो है सेंट्रल इरप्शन ऑफ वोल्केनोज के कारण ही फॉर्म हुआ है, याद रखिएगा। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, माउंट किलिमंजारो का फॉर्मेशन सेंट्रल इरप्शन के कारण होता है। फ्यूजियामा जो है जापान में, ठीक है, फ्यूजी जहाँ पर भी आएगा तो वो जापानीज़ कंपनी जनरली रहती है, तो कंपनी का मैं नाम बता रहा हूँ। फ्यूजी करके एक कंपनी है जो कि जापान की कंपनी है। ठीक है, तो फ्यूजियामा जो है माउंट जो है वो कहाँ पर है, जापान में। ये भी जो है सेंट्रल इरप्शन से फॉर्म हुआ है। फिर से वेसुवियस और माउंट इतना जो है इटली में, ये भी जो है बना है उसी से। इसमें एसिडिक लावा मिलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखिएगा। सेंट्रल इरप्शन में कौन सा लावा मिलता है, तो उसका नेचर क्या रहता है, एसिडिक रहता है, ना कि बेसिक। फिशर इरप्शन अब हम लोग देखते हैं। लावा जो है ना, अर्थ सरफेस से जो बाहर निकलता है वो जो है बहुत स्लोली निकलेगा। ठीक है, तो जो स्लो रहता है वो क्या रहता है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, तो वैसे इरप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिशर इरप्शन। ठीक है, देखिए लावा पोर्स आउट स्लोली एज इट डेवलप्स इन ग्राउंड सरफेस। ठीक है, लावा स्प्रेड ओवर लार्ज डिस्टेंस को ये कवर करता है। इसका एग्जांपल क्या है, बसाल्ट प्लेट्यू। ठीक है, ब्राज़ील में जो है ब्लैक कॉटन सॉइल जो है इसमें मिलता है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं लैंड फॉर्म्स का टाइप। तो लैंड फॉर्म्स क्या होता है, ठीक है, लैंड का जो फॉर्म्स रहेगा, जैसे माउंटेन फॉर्म में रहे, प्लेटी फॉर्म में रहे या प्लेन फॉर्म में रहे, उसको क्या बोलेंगे, लैंड फॉर्म्स बोलेंगे। माउंटेन्स किसको बोलते हैं, जिसका हाइट जो है 600 मीटर से ज़्यादा रहेगा और इसका जो है कोनिकल पिक्स रहेगा। ठीक है, कोनिकल मतलब चोटी रहेगा इसका, पिक्स मतलब ये जो है कोनिकल स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसा चोटी। मान लीजिए अर्थ सरफेस है तो ये ऐसा कोनिकल रहेगा और 600 मीटर से ज़्यादा हाइट रहना चाहिए, 600 मीटर से ज़्यादा, उसी को क्या बोलेंगे, माउंटेन बोलेंगे। माउंटेन का टाइप है ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल, एक्यूमुलेटेड और फोल्ड माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन के लिए याद रखिएगा ये ऐसा रहेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, जिसका कि मिडिल वाला पार्ट जो है वो लोअर रहेगा और ये जो मान लीजिए 1 2 3 हाइट है, तो मिडिल वाला जो है वो लोअर है और 1 और 3 वाला क्या है, मिडिल वाले से तो हायर है। ठीक है, तो ऐसा जिसका स्ट्रक्चर रहेगा जिस माउंटेन का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन है भैया। मिडिल पार्ट इज लोअर एंड द पार्ट्स ऑन बोथ साइड आर हायर। ठीक है, 1 और 3 का पार्ट जो है हायर है। रिफ्ट वैली इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, विंध्या रेंज जो है, सतपुरा रेंज जो है इंडिया में। ठीक है, साल्ट रेंज जो है पाकिस्तान में, ये सब इसका एग्जाम्पल है। रेसिडुअल माउंटेन्स क्या होगा, तो रेसिडुअल माउंटेन जो है वेदरिंग मतलब टूटने, ये सब वेदरिंग ऑफ रॉक्स वगैरह जो होता है ना, रॉक्स टूट गए फिर एक्यूमुलेट होके एक माउंटेन बना दिए। ठीक है, ऐसे करके एक माउंटेन बना दिए, तो वो उस टाइप के माउंटेन को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल माउंटेन। जैसे अरावली हिल्स, नीलगिरी हिल्स, पारसनाथ झारखंड में जो है, हिल्स ऑफ राजमहल, सियारा इन स्पेस, ये सब जो है एग्जाम्पल है। एक्यूमुलेटेड क्या होता है, जो है सैंड और सॉइल और रॉक्स जो है, ठीक है, पत्थर, ये सब मिल के जो है एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और एक माउंटेन जो बना देंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्यूमुलेटेड माउंटेन है। ठीक है, इसका सैंड डून्स जो है एग्जांपल है। सैंड डून्स क्या होता है जनरली दोस्तों, देखिए वाइंड अगर जो है विंड जो है हाई प्रेशर, जैसे जैसे एयर जाता है, मान लीजिए यहाँ पर एक माउंटेन है, ठीक है, विंड जो है अपने साथ जो है सैंड और सॉइल को कैरी करके जाता है। जैसे कहीं पर हवा बह रहा है तो क्या होता है, मिट्टी और धूल उड़ते जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए उड़ते 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 जा रहा है इधर। ठीक है, अब यहाँ पर एक मान लीजिए माउंटेन आ गया, ऑब्स्टेकल आ गया, ठीक है, ये रोकने वाला आ गया, तब ये वाइंड इसको सैंड और सॉइल को इधर तो नहीं ले जाएगा क्योंकि इसका स्पीड इतना भी ज़्यादा नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, इसका स्पीड धीमा हो जाएगा और यहाँ पर जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा पूरा सैंड और सॉइल। तो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं कि यहाँ पर डून्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए डून्स क्या होता है, सैंड डून्स जो है एक्यूमुलेटेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, फोल्ड हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्म ड्यू टू फोल्ड इन रॉक्स ड्यू टू इंटरनल मोशन ऑफ अर्थ। इंटरनल मोशन ऑफ अर्थ हम लोग जानते हैं, अब मैग्मा है भाई, अंदर में लिक्विड मेटल है, तो इधर से उधर तो होते रहेगा, तो इसके कारण जो रॉक में फोल्ड आता है ना, रॉक मतलब इधर हो गया, फिर से एक दूसरे पे रॉक हो गया। ठीक है, एक दूसरे पे रॉक चढ़ चढ़ के
मतलब एक हाइट बना लेता है, ऐसा हाइट बना लेगा जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, फोल्ड माउंटेन्स बोलेंगे। फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल क्या है आपका, ग्रेट हिमालयाज, याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेट हिमालयाज हो गया, वेव लाइक माउंटेन्स हो गया, एल्प्स हो गया, रॉकरीज हो गया, एंडेस हो गया, ये सब इसके एग्जांपल है। अब प्लेट्यू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्लेट्यू क्या होता है दोस्तों, तो हाइट इसका जो है 300 से 500 फीट तक रहेगा। प्लेट्यू देखिए क्या होता है, ये जैसे ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, इससे 300 मीटर हाइट पर एक प्लेन सरफेस होगा, और प्लेट्यू का जो है ना टॉप वाला जो लेयर रहता है वो रफ लेयर रहता है। मान लीजिए ये ऐसा रहेगा, ठीक है, रफ लेयर रहेगा। इसका हाइट क्या आएगा, 300 से 500 फीट तक। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट्यू। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अपलैंड एरिया कैरेक्टराइज बाय फ्लैट एंड रफ टॉप सरफेस, ठीक है, फ्लैट है लेकिन रफ है, टॉप सरफेस जो है रफ है, ठीक है, ऐसा है। मतलब कोई जाना, यहाँ कुछ हाइट है, यहाँ कुछ हाइट है, रफ सरफेस है, ठीक है। तो वैसे सरफेस को हम लोग प्लेट्यू बोलते हैं, और ये ग्राउंड सरफेस से कम 300 मीटर ऊपर तो रहना ही चाहिए, ठीक है। इसका टाइप्स हम लोग अब देख लेते हैं। इंटर माउंटेनस प्लेट्यू रहता है, ये फिगर में मैंने बताया है, ठीक है। इंटर माउंटेनस प्लेट्यू रहता है, तो प्लेट्यू फॉर्म्ड बिटवीन माउंटेन के बीच में जो प्लेट्यू फॉर्म होगा उसको हम लोग इंटर माउंटेनस प्लेट्यू बोलेंगे। जैसे तिब्बत का पठार, ठीक है, प्लेट्यू को पठार बोलते हैं हिंदी में, तो याद रखिएगा तिब्बत का पठार जो है ये किसका एग्जाम्पल है, इंटर माउंटेनस प्लेट्यू का। माउंटेन स्टेप प्लेट्यू क्या होता है, प्लेन और बेस ऑफ माउंटेन के बीच में, जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ पर एक प्लेन है, तो इसके बीच में जो फॉर्म होगा ना प्लेट्यू, उसको क्या बोलेंगे, माउंटेनियस प्लेट्यू, माउंटेन स्टेप प्लेट्यू, सॉरी, ठीक है। अब कंटिनेंटल प्लेट्यू क्या होता है, ठीक है, लैकोलिथ जो रहता है एक टाइप का मिनरल है जो कि अर्थ के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो फॉर्म्ड व्हेन लैकोलिथ इनसाइड द अर्थ कम्स आउट ऑफ द सरफेस एज वेदरिंग, मतलब एक्यूमुलेट हो जाता है वेदरिंग के कारण, तो उसके कारण जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं कंटिनेंटल प्लेट्यू। जैसे साउदर्न प्लेट्यू जो है इसका एग्जांपल है कंटिनेंटल प्लेट्यू का। बैंक जो है, ओशियन जो है उसके बैंक पर जो प्लेट्यू का फॉर्मेशन होगा, मतलब महासागर के किनारे जो है प्लेट्यू बनेंगे उसको बैंक प्लेट्यू बोलेंगे। डोम लाइक प्लेट्यू, मूवमेंट ऑफ, जैसे हम लोग जैसे मूव कर रहे हैं, एनिमल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ मिट्टी जो है इधर उधर कर देते हैं, या फिर कोई कोई चलते रहता है एनिमल्स, तो हो सकता है कुछ पत्थर इधर उधर हो गया, उसके कारण जो प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, डोम लाइक प्लेट्यू। इसका जो है रामगढ़ प्लेट्यू जो है बेस्ट एग्जांपल है, जो कि आई थिंक इन झारखंड है, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा कहाँ पर है। प्लेन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फ्लैट एरियाज विथ लो हाइट, 500 फीट से कम हाइट वाले एरिया को हम लोग प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, फ्लैट होगा। प्लेट्यू का क्या था, फ्लैट ही था, लेकिन टॉप सरफेस क्या था इसका, रफ था, लेकिन इसका फ्लैट होगा। टाइप्स क्या होगा, वेदरिंग प्लेन्स, फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रिवर्स के वेदरिंग के कारण फॉर्म होगा, जो ग्लेशियर्स विंड्स के कारण जो फॉर्म होगा, ठीक है। विंड्स वगैरह जमा होकर एक प्लेन बना दिए, ठीक है, विंड्स वगैरह सैंड वगैरह ले जाके जमा करके एक प्लेन बना दिए, तो उसके कारण जो प्लेन जो वेदरिंग करके जो प्लेन बनाए उसको क्या बोलेंगे, वेदरिंग प्लेन। लुइस प्लेन, ठीक है, सॉइल एंड सैंड ब्रॉट बाय विंड्स, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। विंड्स जहाँ जहाँ चलेंगे तो वो ये क्या करेंगे, सॉइल और सैंड को अपने साथ लेके जाते हैं। अगर जो परत ज़मीन है, तो परत ज़मीन मीन्स खाली ज़मीन है, ये नहीं कि बिल्डिंग है बीच में तो वो कैसे लेके चलेंगे, ठीक है। रोड है तो रोड पे क्या पत्थर रहता है, तो पत्थर को तो लेके जाएंगे नहीं, उतना स्पीड रहता नहीं है, तो सॉइल और सैंड को ब्रॉड करके ले जाएंगे, और वैसे प्लेन को लुइस प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कास्ट एक आता है, वेदरिंग ऑफ लाइम स्टोन के वेदरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कास्ट। तो कास्ट टाइप के प्लेन में क्या होता है, लाइम स्टोन का वेदरिंग होता है। इरोजनल प्लेन एक होता है, ठीक है, नियर रिवर बैंक्स ऑफ रिवर इरोजन, रिवर का जब इरोजन होता है ना, रिवर इरोजन के कारण रिवर के नज़दीक जो प्लेन बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, इरोजनल प्लेन्स। ग्लेशियल प्लेन्स क्या होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ आइस। कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं ग्लेशियल, मतलब ये जैसे पोलर रीजन में जनरली देखने को मिलता है कि आइस का क्यूब आप लोग को देखने को मिलेगा, ऐसे आइस का ही प्लेन है एक। मतलब ऐसे तो हम लोग का प्लेन जो रहता है उसमें क्या रहता है, सैंड रहता है, सॉइल रहता है, लेकिन ये पोलर रीजन में जब आप जाइएगा तो आइस का ही आपको ब्लॉक देखने को मिलेगा, ठीक है, आइस ब्लॉक बहुत सारा, तो वैसे प्लेन को क्या बोलते हैं, ग्लेशियल, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं डेजर्ट के बारे में। तो डेजर्ट के बारे में, मरुस्थल आप लोग जानते हैं, फ्लो ऑफ रिवर्स के कारण ये होता है, रिवर्स का फ्लो इधर से उधर हो गया, तो रिवर्स में जो ये सैंड रहते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सैंड का भी जो है इधर से उधर फ्लो होगा,
उसके कारण क्या हो जाएगा, डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो फ्लो ऑफ रिवर के रिजल्ट के कारण डेजर्ट होता है, जैसे मरुस्थल भी बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान में जैसे थार डेजर्ट हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिपोजिशन क्या होता है। सिल्ट ब्रॉट बाय द रिवर्स, रिवर्स के द्वारा जो सिल्ट छोटे छोटे टुकड़े लाए जाते हैं पत्थर के, उनसे जो फॉर्म होता है उन सबको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है डिपोजिशन के, प्लेन्स ऑफ गंगे, सतलज, मिसिसिपी, वांगो रिवर, जिसको कि चाइना का शोक भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब डिपोजिशन के एग्जांपल है। अब हम लोग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। फॉरेस्ट के टोटल 6 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनके साथ हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं, इसमें कितना सेंटीमीटर का बारिश होता है एनुअली, तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एनुअली होता है। ये 200 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, मान लीजिए ये ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, इस पर 200 सेंटीमीटर जो है, मान लीजिए रेन हुआ कहीं, तो ये ग्राउंड सरफेस से जो है यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक पानी भर गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि 200 सेंटीमीटर रेन हुआ। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल जहाँ पर होगा वैसे एरिया ट्रॉपिकल एरियाज़ में जनरली होते हैं, तो वैसे एरियाज़ के फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ये जो है इक्वाटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं जनरली। ठीक है, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री पर, ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, मैंने ऑलरेडी बता चुका है, पिछले वाले लेक्चर को आप देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया। लीव्स जो है, पत्ते जो है वाइडर रहते हैं, चौड़े रहते हैं। ठीक है, रेडवुड, पाल्म ट्री, ये सब इसके एग्जांपल हैं। अब देखते हैं ट्रॉपिकल सेमी डिसिडुअस क्या होता है। तो यहाँ पर रेनफॉल जो है 150 सेंटीमीटर से कम होगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 150 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर का क्या मतलब है। इसके जो पेड़ होते हैं ना, बहुत लंबे लंबे होते हैं, जैसे देखिए सागवान हो गया, सील हो गया, बम्बू हो गया, सब स्ट्रेट होंगे, लंबे नहीं स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, जैसे सागवान का पेड़ बहुत महंगा भी बिकता है, 1-2 लाख का एक पेड़ बिकता है। ठीक है, तो बहुत स्ट्रेट होते हैं। बम्बू हो गए पूरे स्ट्रेट होंगे, कुछ इधर उधर नहीं। साल का ट्री हो गया, सब स्ट्रेट। तो स्ट्रेट वाले जितने ट्री आएंगे ट्रॉपिकल सेमी डिसिडुअस में आएंगे। टेम्परेचर मिक्स्ड क्या होते हैं फॉरेस्ट, मिक्सचर ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, मतलब ये श्रब्स आप लोग झाड़ी जिसको कि बोलते हैं हिंदी में आई थिंक। ठीक है, ट्रीज और मतलब पेड़ और झाड़ी के बीच के मिक्सचर जो रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर मिक्स्ड फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे कॉर्प्स हो गया, ओक्स हो गया, एटसेट्रा। अब हम लोग देखते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट, इसी को हम लोग टाइगा भी बोलते हैं। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट इसी को बोलते हैं। देखिए, एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है जिसका कि 200 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हो, ज़्यादा रेनफॉल होना चाहिए, और एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट कोनीफेरस फॉरेस्ट को बोलते हैं। ठीक है, जिसको टाइगा भी बोलते हैं। इसमें जो पेड़ रहते हैं उसके स्ट्रेट ट्रंक रहते हैं, इसके जो पेट रहेंगे एकदम स्ट्रेट रहेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये ट्री है, ठीक है, तो ये जो है ना एकदम स्ट्रेट रहेगा इसका पेट। ठीक है, स्ट्रेट ट्रंक, कोनिकल शेप विथ ए स्मॉल नीडी लाइक लीव्स, इसके नीडी लाइक लीव्स रहेंगे, ऐसे लीव्स रहेंगे। ठीक है, और इसके शेप कैसे रहेंगे, कोनिकल रहेंगे। ऐसे ऐसे करके आप लोग पेड़ देखे होंगे जो कि सजावट में भी इस्तेमाल होता है, पाइन, फिर ये सब हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं टुंड्रा फॉरेस्ट, जो कि 5वां टाइप का फॉरेस्ट है। ये जो है ये बर्फ़ से घिरा रहेगा। कहीं कहीं आप मूवी में देखते होंगे कि जनरली अमेरिकन रीजन में हम लोग देखते हैं कि ये पेड़ है, लेकिन ऊपर ऊपर जो है वाइट 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 बर्फ़ से घिरा रहता है, जो कि बहुत सुंदर दिखता है। तो वो सब टाइप के फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जिधर रहेंगे वो ये सब टाइप के पेड़, उस टाइप के फॉरेस्ट कौन से रहेंगे, टुंड्रा फॉरेस्ट। ये कहाँ कहाँ, मॉसेस, स्लैज, लाइचेन हो गया, जो कि समर में ग्रो करते हैं। ये सब इसके टाइप्स ऑफ प्लांट्स है जो कि टुंड्रा फॉरेस्ट में मिलते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जनरली ये मिलते हैं, जैसे यूरेशिया में, नॉर्थ अमेरिका मैंने बताया, ग्रीनलैंड कोस्ट में मिलते हैं, ये सब याद रखिएगा। माउंटेनियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, इसमें जो है वेजिटेशन वेरी करता है अकॉर्डिंग टू लैटीट्यूड, मतलब लैटीट्यूड माउंटेन पर जो फॉरेस्ट हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, जैसे माउंटेनियस रीजन में जो जो फॉरेस्ट होंगे माउंटेन करेंगे, तो माउंटेन पे जैसे जैसे लैटीट्यूड जाइएगा टेम्परेचर क्या हो जाता है, घटते जाता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो टेम्परेचर के अनुसार भी जो है फॉरेस्ट जन्म लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आम का पेड़ है तो यहाँ पर पपीता का पेड़ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे अल्टीट्यूड, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे जैसे अल्टीट्यूड वेरी करेगा वैसे वैसे पेड़ का वेजिटेशन ये सब भी वेरी करता है माउंटेनियस फॉरेस्ट में। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक आता है ग्रास लैंड, मतलब जहाँ पर चारा लोग जो है चरने जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर कि बस
ग्रास ही ग्रास रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वैसे ग्रास लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्चर। पास्चर के दो टाइप होते हैं, एक ट्रॉपिकल पास्चर, एक टेम्परेचर पास्चर। ठीक है, हरित भूमि भी हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, ग्रास लैंड, ग्रीन लैंड्स भी बोलते हैं, ग्रीन लैंड्स नहीं सॉरी, ग्रास लैंड हो गया। ठीक है, ग्रास लैंड को पास्चर हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर ग्रासेज वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल पास्चर क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुवाना बोलते हैं अफ्रीका में, कंपास बोलते हैं ब्राज़ील में, और लाओस बोलते हैं वेनेजुएला में। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सावन बोलते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में सावन ट्रॉपिकल पास्चर को ही बोलते हैं। अब टेम्परेचर पास्चर को कौन कौन से नाम से जानते हैं, ठीक है, तो प्रेरीज बोलते हैं इसको यूएसए और कनाडा में, पंपास बोलते हैं अर्जेंटीना में, और डॉन्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रहेगा, प्रेरीज याद रखिएगा और डॉन्स याद रखिएगा इसमें। ठीक है, टेम्परेचर पास्चर में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब नाम भी जो है, लाओस हो गया, कंपास, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। वी शेप्ड वैली जनरली क्या होता है, जनरली हम लोग वी शेप्ड वैली, जो वी शेप, ये वो वैली जो वी शेप्ड रहेगा। ठीक है, ये एक वैली है, मान लीजिए इसका शेप क्या है, वी का है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है वी शेप्ड वैली है। डीप वैली विथ ए स्टीप साइड। स्टीप साइड का मतलब हो गया, ये देखिए ये जो साइड है ये क्या है, स्टीप है, ये वाला साइड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीप साइड। और भी तरह का शेप होगा तो इसी को हम लोग जॉर्ज भी बोलते हैं। जनरली हम लोग बोलते हैं डीप एंड नैरो वैली विथ ए स्टीप साइड इज कॉल्ड जॉर्ज। तो भी शेप वैली को ही हम दूसरा नाम जॉर्ज भी देते हैं। ठीक है, जॉर्ज का कुछ एग्जांपल है जो कि आपको थाने में मिल जाएगा, उल्हा रिवर का जो जॉर्ज है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, थाने महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो वो आपको कहाँ मिल जाएगा, भी शेप वैली का एग्जांपल मिल जाएगा, या फिर एमपी में जो है नर्मदा रिवर का जो जॉर्ज है वो भी एक एग्जांपल है। अब एक होता है वाटरफॉल। क्या आप लोग झरना का नाम सुने होंगे, आर्टिफिशियल झरना नहीं, मैं नेचुरल झरना का बात कर रहा हूँ। जैसे एक माउंटेन है, इधर से जो है रिवर का फ्लो हो रहा है, तो वैसे मतलब सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि वाटरफॉल हो रहा है। ठीक है, तो वाटरफॉल का कुछ एग्जांपल, नेचुरल झरना जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो वाटरफॉल का कुछ एग्जांपल है जो कि नियागिरा फॉल्स है, नियागिरा में। ठीक है, नियागिरा एक रिवर है। ठीक है, उसमें नियागिरा फॉल्स जो होता है नॉर्थ अमेरिका में, वो जो है वाटरफॉल का एग्जांपल है। आगे हम लोग देखते हैं फ्लड प्लेन का एक एग्जांपल है गंगेस्टिक प्लेन, याद रखिएगा। चलिए डेल्टा अब हम लोग देखते हैं। कुछ टर्म है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो हेरोडोटस थे, उन्होंने डेल्टा नाम का एक टर्म दिया। ठीक है, द नेम सजेस्ट, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है ट्रायंगुलर रहता है। ठीक है, तो डेल्टा एक्चुअली होता क्या है, देखिए कोई भी जैसे रिवर है, मान लीजिए ये रिवर है। ठीक है, इसके माउथ पर जो है कुछ सरफेस जो है लैंड फॉर्म रहेगा, जो कि फॉर्म हो जाता है। ये रिवर मान लीजिए कोई सी से जाके मिल गया, मान लीजिए इधर एक समुद्र था, ठीक है, इससे जाके मिल गया, तो इसके जो मुंह पे एक लैंड फॉर्म हो जाता है ना, डेल्टा टाइप का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डेल्टा है। ठीक है, ये रिवर है, मान लीजिए ये सी से जाके मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये सी है मान लीजिए और ये रिवर है, तो यहाँ पर जो लैंड का फॉर्मेशन होता है ना, इसका शेप जनरली ट्रायंगुलर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये डेल्टा है। चलिए देख लेते हैं। लैंड फॉर्म इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर वेयर दैट रिवर्स फ्लोज इनटू एन ओशियन, सी, एस्चुरी, लेक, रिजर्वायर, फ्लैट एंड एरियाज और अदर रिवर में भी मिल जाएगा। तो ठीक है, ओशियन, सी वगैरह में अगर जो कोई रिवर जा रहा है तो जाते टाइम जो लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है रिवर के माउथ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा। ऑलरेडी मैं बता दे रहा हूँ। आगे आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, जब मान लीजिए कोई रिवर है, जैसे रिवर गंगा है, इधर फ्लो हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए एक लैंड था, ठीक है, और यहाँ पर जो है पतला गली था। ठीक है, तो इससे जो रिवर आ रहा था, रिवर 1, ये रिवर 2 और रिवर 3 में जो डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये रिवर 2 और रिवर 3 को रिवर 1 का क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा। एक रिवर गेट्स स्प्लिटेड इनटू नेटवर्क ऑफ ए स्मॉल चैनल कॉल डिस्ट्रीब्यूटरीज। जैसे गंगा का डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गया, यमुना, ठीक है, गंडक, ये सब जो है गंगा का डिस्ट्रीब्यूटरीज है, जो कि आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं डेल्टा रीजन। डेल्टा मैं ऑलरेडी को समझा चुका हूँ, तो डेल्टा में जो रीजन फॉर्म होता है उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा रीजन। देखिए, ट्रायंगुलर रीजन ऑफ इनएमरल सच डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म्ड ओवर माउथ ऑफ रिवर इज कॉल्ड डेल्टा रीजन। माउथ ऑफ रिवर पर जो रीजन ट्रायंगुलर फॉर्म होगा
जहाँ पर कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा रीजन बोलेंगे। आइसबर्ग क्या होता है, तो कहीं कहीं आप देखते हैं ब्लॉक ऑफ आइस को ही हम लोग आइसबर्ग बोलते हैं। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। कहीं कहीं पर आप देखते होंगे कोई सी है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ समुद्र है, इस पर आप लोग मूवी में देखे होंगे कि ब्लॉक ऑफ आइस यहाँ पर रहता है, ठीक है, मतलब एक ब्लॉक ऑफ आइस है, दूसरा ब्लॉक ऑफ आइस है, बहुत सारा ब्लॉक ऑफ आइस रहता है। तो आप देखेंगे कि ब्लॉक ऑफ आइस जो है तैरते रहता है सी पर, तो वैसे सरफेस को क्या बोलेंगे, आइस पर। लुइस क्या होता है, लुइस मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको, फिर से जनरली लुइस को बोलते हैं वैसा स्ट्रक्चर जो कि सैंड से भी फाइन हो, सैंड से भी पतला। मतलब सैंड आप लोग बालू देखे होंगे, ठीक है, बालू मान लीजिए अगर जो 3 mm का मान लीजिए 30 mm का एक बालू है, और इससे भी फाइन मान लीजिए एक 3 mm का है, ठीक है। तो ये जो बालू से भी जो फाइन वाला स्ट्रक्चर है, बालू से भी पतला जो स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलेंगे, लुइस बोलेंगे। तो याद रहेगा, बालू से भी फाइन स्ट्रक्चर सॉइल जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुइस। सैंड डून्स क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सैंड डून्स क्या होता है। वाइंड जो है अपने साथ सैंड और सॉइल लेके जाता है, लेकिन आगे क्या है, मान लीजिए माउंटेन है, ठीक है, वाइंड यहाँ से सैंड और मान लीजिए सॉइल लेके जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ से उड़ते हुए जा रहा है। आगे माउंटेन है, ये माउंटेन क्या है, सैंड और सॉइल को आगे पास नहीं होने देगा, क्योंकि वाइंड का स्पीड यहाँ जैसे ही टकराएगा इससे माउंटेन से कम हो जाएगा, तो सैंड और सॉइल जो है यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डून, ठीक है, जिसको सैंड डून बोलते हैं। चलिए देखते हैं, साइड ऑफ डून फेसिंग वाइंड, जो वाइंड को फेस कर रहा होगा साइड ऑफ डून्स, उसका क्या रहेगा, जेंटल स्लोप, और अपोजिट साइड का जो है स्टीपर स्लोप होगा। तो ये याद रखिएगा, जो कि वाइंड का फेस, वाइंड का जो है, वाइंड ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो वैसा डून जो कि वाइंड को फेस कर रहा है उसका मतलब जेंटल स्लोप रहेगा, और स्टीपर स्लोप रहेगा। स्टीपर मतलब ऐसा स्लोप रहेगा जो कि अपोजिट साइड ऑफ विंड हो जाएगा। मतलब विंड के अपोजिट साइड वाले जो सैंड होगा उसका क्या हो जाएगा, मतलब उसका जो सैंड डून का साइड रहेगा उसका स्लोप क्या रहेगा, स्टीप रहेगा। तो याद रखिएगा, फेसिंग वाइंड का स्लोप क्या रहेगा, सैंड डून का जेंटल, और अपोजिट साइड का स्टीप। याद रखिएगा। लगून क्या होता है, सैलो लेक इज फॉर्म बिटवीन सैंड एंड सी कोस्ट, सैंड और सी कोस्ट के बीच में जो लेक का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, लगून। तो याद रखिएगा, कायल इन केरला एक एग्जाम्पल है लगून का। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इंडियन सब कंटिनेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, इसका पोजीशन क्या है, एक्सटेंट क्या है, फिजिकल फीचर क्या है, मतलब कि कितना लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है और क्या नहीं है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। फिर से मैं अगर जो आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे ज्योग्राफी पार्ट 1 को देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से समझाया। चलिए तो देखते हैं इंडिया का लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो लैटीट्यूड का मतलब है, लैटीट्यूड का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको, ठीक है, 8 डिग्री मतलब ये अगर जो अर्थ है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये 90 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ वाला जो पार्ट रहता है वो क्या लैटीट्यूड में आता है, और ईस्ट वेस्ट से ईस्ट वाला जो पार्ट आता है, ठीक है, वो लॉन्गिट्यूड में आता है। ये मैंने फिजिक्स ज्योग्राफी लेक्चर 1 में ऑलरेडी बता चुका है। तो इसका लैटीट्यूड कितना होगा, ठीक है, तो इंडिया लाई करता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ये जो ऐसे करके है इसको हम लोग मिनट बोलते हैं, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री, तो कोई पूछेगा कि इंडिया का लैटीट्यूड क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट। और लॉन्गिट्यूड क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, ईस्ट तक इसका लॉन्गिट्यूड होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में एक 23.5 डिग्री भी तो आएगा नॉर्थ, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया में पास करता है 8 स्टेट से, 8 राज्य से पास करते हैं। कौन कौन सा, राजा का राज राजस्थान, गुजरात जिसके प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, एमपी और छत्तीसगढ़, ठीक है, जो कि पहले एक ही था, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा, ठीक है। 8 राज्य से पास करता है। कौन कौन सा, राजा का राज राजस्थान, गुजरात जिसके प्राइम मिनिस्टर मोदी है, एमपी छत्तीसगढ़ तो पहले एक ही था 4, झारखंड और वेस्ट बंगाल जो है एक दूसरे से सटे हुए हैं, और त्रिपुरा और मिजोरम, देखिए इस नाम में राम आ रहा है, ठीक है।
त्रिपुरा में भी रहा है, तो याद रहेगा मिजोरम और त्रिपुरा। साइज़ क्या है इंडिया का, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया बोला जाता है। ठीक है। इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं आप, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट लिया जाता है, जो कि कहाँ पर है, नैनी इलाहाबाद यूपी में। ठीक है, यूपी में एक नैनी करके जगह है जो कि इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहीं पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लिया जाता है। ये 5.5 का मतलब क्या है, +5:30, इसका मतलब है +5.5 आवर, 5 आवर 30 मिनट्स। इसका मतलब ये 5 आवर 30 मिनट्स ही क्यों हुआ, मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। 15 डिग्री में 1 आवर का चेंज हम लोग को देखने को मिलता है, तो यहाँ पर क्या है 22.5 डिग्री है, 22 डिग्री 30 मिनट। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 60 डिग्री में 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 डिग्री। ठीक है, तो 82.5 डिग्री का जब निकालिएगा आप, तो आपका आ जाएगा 5.5 घंटा। 5.5 घंटा को हम लोग क्या लिखते हैं, +5:30। और सिंस इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है, ईस्ट में है, तो टाइम किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में। ईस्ट में मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, ईस्ट में जैसे जाएंगे टाइम जो है पॉजिटिव होगा। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं 29 स्टेट है, 7 यूनियन टेरिटरी, बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर नॉर्थ में है, कन्याकुमारी साउथ में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, और अरेबियन सी वेस्ट में है। ये तो आप लोग जानते होंगे इंडिया के मैप में। एक स्वेज कैनाल है, इससे बहुत ज़्यादा करेंट अफेयर हुई। चाइना का एक जहाज़ फंस गया है स्वेज कैनाल में, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो स्वेज कैनाल जनरली क्या होता है, ये ट्रेड लिंक है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच के ट्रेड लिंक को क्या बोलते हैं, कौन सा कैनाल बोलते हैं, स्वेज कैनाल। बहुत पतली सी कैनाल है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में ट्रेड का ये रास्ता है। ठीक है, एरिया वाइज हमारा कंट्री जो है 7th लार्जेस्ट है। कौन कौन से हैं इससे पहले, तो रसिया है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, ठीक है, फिर चाइना है अकॉर्डिंग टू इंडिया, फिर ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है। मैं अकॉर्डिंग टू इंडिया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ यूएसए और चाइना में फ़ाइट रहता है कि नहीं चाइना का ज़्यादा है या यूएसए का। चाइना को आप जानते हैं बहुत सारा विवादित ज़मीन है, तो कुछ देश जो है वो मानते हैं कि हाँ कश्मीर भी चाइना का पार्ट है, तो क्या हो गया कि कश्मीर का एरिया जो है चाइना में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या हो जाता है, चाइना का एरिया जो है यूएसए से बढ़ जाता है, लेकिन इंडिया वाले तो ऐसा नहीं मानते हैं। ठीक है, या फिर चाइना का बहुत सारा विवादित ज़मीन है, सिर्फ यहीं से नहीं, हांगकांग का एरिया से हो गया और कहीं कहीं से भी विवादित ज़मीन, रसिया से भी विवादित ज़मीन है, तो वो सब भी ले लेंगे, तो उस समय में क्या हो जाएगा, चाइना का जो है एरिया ज़्यादा हो जाएगा यूएसए से। तो कुछ बुक में आपको देखने को भी मिल सकता है चाइना जो है यूएसए से ज़्यादा एरिया लिखेगा, लेकिन जनरली ऐसे हम लोग के बुक में क्या लिखाएगा, हम लोग तो मानते नहीं हैं वैसा, तो हम लोग के बुक में लिखाएगा कि यूएसए जो है चाइना से ज़्यादा एरिया वाला रीजन है। तो आगे रसिया, कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन कितना है, 121 करोड़। 2011 का सेंसस है, ठीक है, 2000 अभी बोला जाता है कि 139 करोड़ जो है इंडिया का पॉपुलेशन हो गया। पॉपुलेशन से सेकेंड लार्जेस्ट है, चाइना के बाद इंडिया आता है। ये ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, ये ऑर्डर सही नहीं है, ठीक है, ये ऑर्डर हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया कितना है, वैसा लैंड जो है इंडिया का, मान लीजिए ये अगर जो ये मान लीजिए कोई जगह है, ठीक है, तो ये जो लैंड वाला एरिया है, जो कि लैंड से मान लीजिए ये कोई एरिया है और ये दूसरा एरिया है, जो कि ये भी एक लैंड है, ठीक है, ये भी एक लैंड है। सी का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक होता है लैंड, एक होता है सी, आप लोग समझते होंगे। पानी वाले एरिया को हम लोग सी बोलते हैं और सॉइल वाले एरिया को लैंड। तो ये जो दो एरिया है, ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो इसको दोनों लैंड को फेस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैंड फ्रंटियर, ठीक है। और यहीं पर मान लीजिए एक सी आ जाता, समुद्र आ जाता, तो ये वाले एरिया को क्या बोलते हैं, ये समुद्र से फेस कर रहा है लैंड, तो इसको क्या बोलेंगे, सी फ्रंटियर, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। तो लैंड फ्रंटियर टोटल कितना है, 15,200 किलोमीटर। मतलब लैंड का शेयर कितना करता है इंडिया, लैंड शेयर टोटल कितना करता है, कितना डिस्टेंस तक, तो 15,200 किलोमीटर तक। तो इंडिया शेयर्स बाउंड्री विद 7 नेबरिंग कंट्रीज़, 7 नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ 7 हमारा नेबरिंग कंट्रीज़ है जिसके साथ हम लोग लैंड शेयर करते हैं।
सबसे ज़्यादा कौन सा है? बांग्लादेश। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, सबसे ज़्यादा लैंड शेयर हम लोग किस देश के साथ करते हैं? बांग्लादेश, याद रखिएगा। फिर है चाइना 4096 किलोमीटर, याद रखिएगा। बांग्लादेश का डेटा भी याद रखिएगा, 4096। फिर चाइना, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान। कोस्टल बाउंड्री या सी, जो मैंने बता दिया था, सी बाउंड्री, सी फ्रंटियर, ठीक है, तो वो वही हो जाएगा कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री कितना है? मतलब वैसा मान लीजिए ये इंडिया का लैंड है, ठीक है, और यहाँ जो है सी है, तो ऐसे वाले बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम लोग? कोस्टल बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। तो कोस्टल बाउंड्री टोटल कितना है? 7516 किलोमीटर है। आइलैंड को अगर जो मिला लेंगे तो जैसे लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, उन सबको मिला के 7516 किलोमीटर आ जाएगा। विदाउट आइलैंड 6100 किलोमीटर आएगा, ठीक है। गुजरात के पास सबसे ज़्यादा कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है और गोवा जो है सबसे कम शेयर करता है, याद रखिएगा, मोदी का राज है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हाईएस्ट पॉइंट के बारे में। हाईएस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है? माउंट काराकोरम 2, काराकोरम 2, जिसको कि हम लोग K2 भी बोलते हैं, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। गॉडविन ऑस्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं। ये POK में मिलता है, ठीक है, 8611 मीटर इसका हाइट है। कंचनजंगा फिर है सिक्किम में मिलता है, 8598 मीटर हाइट है, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट क्या है? कुटानाड केरला में मिलता है। चलिए आगे याद रखें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कितने स्टेट जो है बाउंड्री शेयर करते हैं किस किस कंट्री से। सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है चाइना, नेपाल और बांग्लादेश, 5 स्टेट से करते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेट से बाउंड्री शेयर करने वाले कंट्री कौन कौन से हैं? चाइना, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश 5 स्टेट से, पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार 4 स्टेट से, अफगानिस्तान बस जम्मू कश्मीर से शेयर करता है, मतलब 1 स्टेट से। आगे अब हम लोग देखते हैं आसाम और यूपी जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंड्री शेयर करते हैं। मतलब आसाम के नज़दीक जो है जितने भी स्टेट हैं, वो आसाम से जो सटे हुए जितने स्टेट हैं वो कितने हैं? 9 स्टेट सटे हुए हैं। और यूपी से भी सटे हुए स्टेट कितने हैं? नेबर स्टेट कितने हैं? 9। तो सबसे ज़्यादा स्टेट बाउंड्री शेयर कौन करते हैं? आसाम और यूपी, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इस डिवीज़न को देखने से पहले मैं एक आपको मैप दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये है मैप, देख लीजिए, ठीक है। जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो हिमालय देखिए ऐसे, ठीक है। हिमालय के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हिमालय का देखेंगे कि स्टीफनेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे इधर जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में जब जाता है हिमालय तो 160 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है, और इधर होता है 400 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट हो जाता है, ये लेसर हिमालय का पार्ट हो जाता है, एक आउटर हिमालय जिसको कि हम लोग शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेसर हिमालय हो जाएगा, ये ग्रेटर हिमालय हो जाएगा, ये आउटर हिमालय हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग हिमालय माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए लेसर हिमालय जो है साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय में है, आउटर हिमालय जो है साउथ ऑफ लेसर हिमालय में है। आगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे टर्म, देखिए अरावली रेंज के बारे में पढ़ेंगे, विंध्या रेंज के बारे में पढ़ेंगे, हो सकता है डेक्कन प्लेटू के बारे में भी पढ़ेंगे, हो सकता है क्या पढ़ेंगे ही। कुछ कुछ टर्म आएंगे कि डेक्कन प्लेटू जो है साउथ ऑफ विंध्या रेंज में है, ठीक है, तो वो याद रखिए। अरावली रेंज, ये मैप आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। अरावली रेंज के साउथ में, मतलब इधर बोल सकते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ईस्ट है, साउथ है, साउथ ईस्ट में पड़ेगा विंध्या रेंज, ठीक है। और कुछ याद रखिएगा, डेजर्ट वाले रीजन को राजस्थान में पड़ता है, थार डेजर्ट, ये सब, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम में है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, 8598 मीटर हाइट है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये अरेबियन सी है, और इससे जुड़ा हुआ जो भी घाट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्टर्न घाट, ठीक है। और यहाँ बे ऑफ बंगाल है, इससे जुड़ा हुआ जो घाट रहेगा उसको ईस्टर्न घाट बोलेंगे। और वहीं हम लोग प्लेन के बारे में जब पढ़ेंगे, वेस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न प्लेन, तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच वाले जगह में जो प्लेन पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? वेस्टर्न प्लेन। और ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो प्लेन पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? ईस्टर्न प्लेन, ठीक है। और वहीं एक और डिवीज़न होता है, ये जैसे गुजरात है, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी यहाँ है, मान लीजिए यहाँ पर गोवा है, ठीक है। तो गुजरात से गोवा वाले रीजन को हम लोग कोंकण बोलते हैं, जो वेस्टर्न प्लेन में पड़ता है। और वही वेस्टर्न प्लेन में गोवा से कन्याकुमारी वाले रीजन को हम लोग मालाबार बोलते हैं, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसमें भी वैसे ही डिवीज़न है, उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी तक ये आता है। नॉर्दर्न को नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं और साउदर्न को भी हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल। चलिए आगे हम लोग ये पढ़ेंगे, तो आप ये मैप जो है ध्यान में रखिए।
ये अरावली हिल्स, विंध्या हिल्स, सतपुरा हिल्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेटू, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिंस मैंने मैप आप लोगों को दिखा दिया इसलिए क्योंकि अब मुझे समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, वो मैप के हेल्प से आप लोग समझ जाएंगे। तो मैं ये वाला जब पढ़ा रहा हूँगा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट, तो आप लोग अपने पास वो वाला मैप जो है उसका प्रिंट आउट कर लीजिए या फिर अपने पास ही रखिए। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट में कौन कौन सा पार्ट आता है? ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट और आइलैंड ग्रुप। आइलैंड ग्रुप में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ग्रुप आ जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। 36 कोरल ग्रुप रहता है, 324 कोरल ग्रुप रहता है अंडमान एंड निकोबार का। चलिए ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ नॉर्थ, इसमें क्या क्या आ जाएगा? ये पामीर नॉर्थ वेस्ट से लेकर पूर्वांचल ईस्ट तक लाई करता है, याद रखिएगा। हिमालय जो है हाईएस्ट माउंटेन वॉल है वर्ल्ड का, ये आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, ये इंडिया में आर्क की तरह एक बाउंड्री शेयर करता है। बाउंड्री जो है नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। ठीक है, इंडिया के नॉर्थ में ही तो हिमालय पड़ता है। ठीक है, नेपाल में जो है माउंट हिमालय है। ठीक है, तो ये जो है नॉर्थ में आर्क की तरह इंडिया को एक प्रोटेक्टिंग कवर के रूप में भी यूज मतलब प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, एवरेज ब्रेथ कितना है ग्रेट माउंटेन वॉल मतलब हिमालय का? ये इसमें जो है ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ नॉर्थ, इसमें हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो भी है ये टर्म को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं हिमालय। तो हिमालय का ही एवरेज ब्रेथ कितना है? 250 से 400 किलोमीटर। जनरली ये देखने को मिलता है 160 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में और 400 किलोमीटर जम्मू एंड कश्मीर में। मैं बता चुका हूँ हिमालय का जो है ब्रेथ क्या होगा। तो देखिए इधर जैसे नॉर्थ में है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में, जैसे जैसे ये नॉर्थ ईस्ट में जाता है ना, तो वैसे वैसे इसका जो है ब्रेथ कम होते जाता है। और यहाँ वाला ब्रेथ कितना है? 400 किलोमीटर। तो वही मैं लिखा हूँ 160 से यहाँ होगा 160 से 400 किलोमीटर। ठीक है, इसका ब्रेथ है। और इसका लेंथ कितना है, मतलब ऐसे जो गया इसका लेंथ कितना है? तो 2500 किलोमीटर का इसका लेंथ है। चलिए, माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, नेपाल में है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसका। इसमें मैं एक चीज़ देखा, 8652 मीटर हाइट नहीं है, 48.86 मीटर हाइट है। वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ज्योग्राफी वाला लेक्चर 1 देख लीजिए। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं डिवीज़न ऑफ हिमालय। 3 रेंज है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मैप में भी। ग्रेटर हिमालय जिसको कि हिमाद्री भी बोलते हैं, लेसर हिमालय जिसको हिमाचल बोलते हैं, आउटर हिमालय जिसको शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, ये स्नो से कवर रहता है, हमेशा जो है बर्फ़ से कवर रहता है। और ये इसमें जो है मेनी ग्लेशियर मिलते हैं। ठीक है, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, जिससे कि क्या है गंगा का उद्गम होता है। ठीक है, गंगा रिवर निकलती है, वो भी जो है इसी में मिलता है, हिमाद्री में ही। ठीक है, तो गंगा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम दिस ग्लेशियर कॉल्ड गंगोत्री। माउंट एवरेस्ट जो है इसी में मिलता है, ग्रेट हिमालयज में। ठीक है, 8600। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, लेसर हिमालयज के बारे में। आप हिमालयज का हाइट एक बार पता कर लीजिएगा, 8652 है या फिर 8648 मीटर है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। लेसर हिमालयज के बारे में, जिसको कि हिमाचल भी हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो है साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयज, मैं ऑलरेडी बता चुका था। ये अगर जो ग्रेटर हिमालयज है तो ये साउथ में जो है लेसर हिमालयज पड़ेगा, और ये में आउटर हिमालयज पड़ेगा, आउटर हिमालयज पड़ेगा इसके साउथ में। ठीक है, तो साउथ में पड़ता है। इसका रेंज जो है 60 से 80 किलोमीटर वाइड है। एवरेज हाइट जो है 3500 से 4500 मीटर का है। जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस रहेंगे ना, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सब जो है लेसर हिमालयज में पड़ते हैं, हिमाचल में। अब आउटर हिमालयज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शिवालिक्स भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये जो है साउदर्न मोस्ट है, सबसे नीचे तो यही पड़ेगा ना, ये ग्रेटर हिमालयज, ये लेसर हिमालयज और ये आउटर हिमालय। तो सबसे नीचे मतलब सबसे साउथ में कौन पड़ गया? आउटर हिमालय। तो ये जो है साउदर्न मोस्ट है, थर्ड पैरेलल रेंज ऑफ हिमालय, थर्ड रेंज है। हाइट इसका 900 से 1200 मीटर, ब्रेथ इसका 10 से 50 किलोमीटर, और रेंज जो है वेस्ट में जो है ब्रॉडर रहेगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हिमालय है इधर, देखिए कितना रहता है 400 किलोमीटर, इधर जो है अरुणाचल प्रदेश में 160। तो वेस्ट में क्या है, वेस्ट जो है ज़्यादा है, तो वही लिखा है रेंज इज ब्रॉडर इन वेस्ट।
हाइट ऑफ माउंटेन हम देख लेते हैं इंडिया में कुछ, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन जिसको काराकोरम 2 बोलते हैं 8,611 मीटर पीओके में पड़ता है। कंचनजंगा 8,598 मीटर। नंगा पर्वत भी जो है पीओके में पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 8,126 मीटर। नंदा देवी का हाइट हो गया 7,870 मीटर। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। एक आता है पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन। पंजाब और हरियाणा प्लेन जनरली जो है सिंधु नदी से, मतलब सिंधु नदी का जो बेसिन है उसका जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स। चलिए गंगा प्लेन क्या होता है, ठीक है। फ्रॉम द लार्जेस्ट लो लैंड ड्रेन्ड बाय गंगा, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी के द्वारा जो प्लेन फॉर्म होगा ना उसको हम लोग बोलते हैं गंगा प्लेन्स, ठीक है। गंगा का कौन कौन सा ट्रिब्यूटरीज है दोस्तों, तो यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और तीस्ता है, याद रखिएगा, ठीक है। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता। यमुना का कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी होगा, चंबल होगा और बेतवा होगा, ठीक है। पेनिसिलियर प्लेटू से ये निकलता है यमुना, ठीक है। गंगा का और कुछ ट्रिब्यूटरी सोन और दामोदर भी जो है गंगा का ही ट्रिब्यूटरीज है। और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स क्या होगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स अरुणाचल प्रदेश वाला जितना एरिया होगा जो कि जिसमें कि ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ठीक है, वैसे प्लेन को क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ठीक है। अब लोअर्स को समझ, गंगा फ्रॉम लार्ज डेल्टा विथ ब्रह्मपुत्रा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर कोर्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेन के बारे में, ठीक है। ग्रेट पेनिनसुलर प्लेन में हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट पीक इसका कौन सा है, अन्नामुदी, जिसको कि अनाई मुंडी भी बोलते हैं, 2695 मीटर है, ठीक है। और डेक्कन प्लेटू जो है जो कि विंध्या रेंज के साउथ में पड़ता है। मैं ऑलरेडी मैप में दिखाया था कि इधर जो है विंध्या रेंज था और इधर जो है डेक्कन प्लेटू था, ठीक है। तो ये जो है विंध्या रेंज के साउथ में पड़ता है। तो मैप अगर जो आप देखे होंगे तो ये सब पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं वेस्टर्न एज फ्रॉम अरेबियन सी एंड फॉर्म द वेस्टर्न घाट इंक्लूड सह्याद्री को इंक्लूड करके। वेस्टर्न घाट क्या होता है, ईस्टर्न घाट क्या होता है, ये इसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए अरेबियन सी है, ठीक है। तो वेस्टर्न एज फ्रॉम अरेबियन सी, ठीक है, यहाँ से जो घाट निकल के आएगा ये वाला घाट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्टर्न घाट, ठीक है। और यहाँ पर जो है बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल से जो ईस्टर्न एज में जो घाट निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट फ्रॉम द अरेबियन सी एंड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न एज फ्रॉम अरेबियन सी। इसका एलिवेशन कितना होता है, ये जो है सह्याद्री को भी इंक्लूड करता है। इसका एलिवेशन होता है 300 से 900 मीटर। ईस्टर्न घाट क्या होता है, ईस्टर्न एज ऑफ प्लेट्यू, मतलब बे ऑफ बंगाल के तरफ से ईस्टर्न एज जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ईस्टर्न घाट। डेक्कन ट्रैप रीजन एक होता है नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ डेक्कन कवर बाय हॉरिजॉन्टल शीट्स ऑफ लावा, मतलब लावा से जो हॉरिजॉन्टल शीट्स ऑफ लावा से जो फॉर्म होता है, लावा क्या होता है, मोल्टेन मेटल से जो फॉर्म होता है नॉर्थ वेस्ट रीजन में, डेक्कन के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, उसको बोलते हैं डेक्कन ट्रैप रीजन, ठीक है। मेजर रिवर्स जो कि एक होता है ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, एक होता है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। तो देखिए ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो होता है ईस्ट से फ्लो होता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल साइड से। और वेस्टर्न फ्लो रिवर जो है अरेबियन सी साइड से फ्लो होता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा रिवर ईस्टर्न फ्लो रीजन्स के पास होता है, डेल्टा, ठीक है। डेल्टा का मैं डिफिनेशन बता चुका हूँ। रिवर के माउथ से जो लैंड निकलता है जब वो समुद्र में मिलता है तो उसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो ईस्टर्न फ्लो रिवर्स से जो रिवर फ्लो होता है वो डेल्टा का फॉर्मेशन करता है, लेकिन वेस्टर्न फ्लो रिवर्स वाला जो है डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये अंतर भी है ईस्टर्न फ्लो रिवर और वेस्टर्न फ्लो रिवर में। तो ईस्टर्न फ्लो रिवर का एग्जांपल गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, याद रखिएगा। वेस्टर्न फ्लो रिवर का नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर है, एग्जाम्पल होगा। चलिए अब कोस्टल प्लेन के बारे में हम लोग जानते हैं। नोरो स्ट्रिप्स ऑफ फ्लैट लैंड और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट आर कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन के बारे में, जो कोस्टल एरिया जो है वेस्टर्न घाट पर जो कोस्टल एरिया है उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलेंगे, और ईस्टर्न घाट पर जो कोस्टल एरिया है मतलब समुद्र से घिरा हुआ जो एरिया है उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग अब देखते हैं, चलिए ठीक है। वेस्ट कोस्टल प्लेन किसको बोलते हैं, चलिए वो प्लेन जो कि अरेबियन सी
और वेस्टर्न घाट के बीच में, वेस्टर्न घाट के बीच में रहेगा। और इधर क्या रहेगा, गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, बीच में एक गोवा भी पड़ेगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये वाला जो गुजरात से गोवा वाला जो रीजन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोंकण, और ये जो गोवा से कन्याकुमारी वाला जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे मालाबार। तो ये याद रखिएगा, मैप में भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या होता है और